हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कैसा लग रहा है। पावर सप्लाई का लेक्चर नंबर 2 पे हम लोग पहुंच गए। लेक्चर नंबर 1 में आपने देखा था कि रेक्टिफायर क्या चीज होती है, रेक्टिफायर कैसे रेक्टिफाई करता है, कैसे एक डीसी पावर सप्लाई को कैसे वो कैसे ये एसी पावर सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है। लेकिन हमने वहां पे देखा था कि कुछ एसी के कंपोनेंट डीसी में मौजूद होते हैं, कुछ प्रेजेंस होते हैं जो कि डिजायरेबल नहीं है। हम क्या चाहते थे, हम चाहते थे कि एक आइडियल डीसी हमको मिल पाए। आइडियल डीसी कैसा होता है, जो फ्लक्चुएट, जिसकी वोल्टेज या करंट फ्लक्चुएट नहीं होती है। बट हम लोग को जो आउटपुट मिला था रेक्टिफायर के थ्रू, उसमें क्या होता था, वो यूनिडायरेक्शन तो कर देता है, यूनिडायरेक्शनल कर देता है, लेकिन उसके फ्लक्चुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो आज हम लोग जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, यह है फिल्टर। फिल्टर क्या करेगा कि फिल्टर कर देगा। मतलब आपने देखा होगा फिल्टर पेपर क्या करता है, वो डिजायरेबल चीजों को अलाउ करता है और अनडिजायरेबल चीजों को क्या कर देता है, रोक देता है। तो ये फिल्टर भी यही काम करेगा। तो ये फिल्टर को हम फिल्टर सर्किट बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या कर देता है कि यहाँ हमने लिख रखा है कि एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर इज नॉट एन आइडियल, नॉट एन लिख दीजिएगा, एन आइडियल डीसी बट इट इज यूनिडायरेक्शनल। मतलब क्या हो गया कि द अनडिजायरेबल एसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन डीसी वैल्यू इज कॉल्ड रिपल फैक्टर। क्या मतलब होता है, इसको समझाते हैं। देखो, जो हम एसी कंपोनेंट डीसी में मौजूद देखते हैं, हम क्या चाहते थे, हम चाहते थे कि डीसी मिले हमको, लेकिन उसमें क्या है, कुछ कंपोनेंट एसी के भी हैं। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिपल फैक्टर। तो इस चीज को याद रखिएगा। अगला हमने पॉइंट लिख रखा है कि इट डिस्क्राइब हाउ इफेक्टिवली अ रेक्टिफायर कन्वर्ट एसी पावर इनटू डीसी। और इसका जो कैलकुलेशन होगा वो ये यहाँ पे है, यहाँ पे कर्सर दिख रहा है आपको। ये R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R मतलब होता है रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट अपॉन एवरेज और डीसी वैल्यू। इस चीज का कैलकुलेशन आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि R इज इक्वल टू रूट के अंदर, सब कुछ रूट के अंदर है, ठीक है, ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये बड़ा कर लीजिएगा इसको। रूट के अंदर आपके पास है आई आर एम एस अपॉन आई डी सी, पूरे का स्क्वायर माइनस 1। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हाफ वेव रेक्टिफायर का जो रिपल फैक्टर होता है वो होता है 1.21। जितना ज्यादा रिपल फैक्टर है उतना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है। रिपल का होना मतलब क्या है कि एसी कंपोनेंट का मौजूद होना। फुल वेव रेक्टिफायर आपको पता है कि वो ज्यादा एफिशिएंट है, तो उसका रिपल फैक्टर भी क्या होगा, कम होगा, और इसकी वैल्यू आती है 0.482। ये एक एवरेज वैल्यू है, ये एक अप्रॉक्स वैल्यू है, इससे कम ज्यादा हो सकता है, बट हम लोग जो यहाँ पे मान के चलते हैं वो मान के चलते हैं कि 0.482 होना चाहिए या फिर होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है कि रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है कि डीसी पावर डिलीवर्ड टू द लोड अपॉन एसी पावर, एसी इनपुट पावर फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर सेकेंड रूल। ठीक है, कि मतलब डीसी पावर आपको कितना डिलीवर हुआ डिवाइडेड बाय एसी पावर जो आप ट्रांसफॉर्मर से दे रहे थे, राइट। नेक्स्ट है कि मैग्निफिकेशन इफिशियंसी, या फिर हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी, मैक्सिमम रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी जो होती है वो होती है 40.6, मतलब 40.6% फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर एंड 81.2% फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये सब बातें हैं जिसको आपको याद रखना है, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन वाइज हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास जो है वो है कि फिल्टर सर्किट। हम पढ़ना चाहते हैं कि फिल्टर सर्किट क्या होता है। अब फिल्टर सर्किट क्या करेगा, यही जो एसी का मौजूद होना डीसी में, मतलब डीसी हम चाहते थे उसमें एसी भी मौजूद है, तो ये फिल्टर सर्किट क्या करेगा ना, उसको वहां से हटाने की कोशिश करेगा। बहुत हद तक ये स्मूथ कर्व बनाने की कोशिश करेगा। बात समझ में आ रही है। हमारे पास फिल्टर सर्किट में 4 फिल्टर सर्किट हम लोग को पढ़ना है। पहला है हमारे पास एलसी फिल्टर, दूसरा है आरसी फिल्टर, तीसरा है इंडक्टर फिल्टर और चौथा है कैपेसिटर फिल्टर। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे सबको पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि कैपेसिटर फिल्टर क्या होता है। अब देखो, हमने यहाँ पे बुक से ये स्क्रीनशॉट लिया है, तो बुक का ही ये डायग्राम है, ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने दे रखा है कि देखो यहाँ पे हमने एसी इनपुट दिया, डायग्राम में देखिए, डायग्राम कौन सा, 2.6 कैपेसिटर फिल्टर वाला। यहाँ पे हमने एसी इनपुट दिया, रेक्टिफायर जो है रेक्टिफाई करके आगे बढ़ा रहा है। आगे बढ़ाने पे हमने यहाँ पे 2 पैरेलल में कंपोनेंट लगाए हैं। एक है हमारे पास कैपेसिटर, लेके चलते हैं आपको, कैपेसिटर, और दूसरा हमारे पास है रेजिस्टेंस। अब आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि एसी में, एसी चैप्टर पढ़ा है ना, उसमें आपने देखा होगा कि एसी जो होता है करंट,
वो कैपेसिटर के थ्रू पास हो जाता है, ठीक है, इजीली पास हो जाता है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे किया कि अब हमारे पास करंट को जाने के दो रास्ते हैं, एक है कैपेसिटर, एक है हमारे पास रेजिस्टेंस। कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है जिसको हम बोलते हैं इंपीडेंस, ठीक है, कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है जिसको हम बोलते हैं रिएक्टेंस, वो काफी कम होता है एज कंपेयर टू किससे, तो रेजिस्टेंस से। तो आपको पता है कि करंट वहीं से प्रीफर करता है जाना जहां से उसको कम रेजिस्टेंस मिले, कम रुकावटें मिले। तो सारे के सारे जो करंट है वो कहां से जाना चाहेंगे, लगभग सारे के सारे कैपेसिटर के थ्रू। लेकिन कैपेसिटर क्या करता है, ये डीसी को तो ब्लॉक कर देगा और एसी को क्या करेगा, अलाउ करेगा। तो डीसी यहाँ पे क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। अब डीसी यहाँ पे ब्लॉक हो गया तो सारे डीसी कहां से जाएंगे, सारे डीसी आपके रेजिस्टेंस से होके जाएंगे और एसी यहाँ से वापस कहां चला गया, वापस ये उल्टे सर्किट में चला गया। कहने का मतलब है कि जो आपको आउटपुट यहाँ पे मिला है वो आउटपुट आपको केवल और केवल या फिर लगभग आपको डीसी मिला है। और डीसी का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उसका ग्राफ लगभग सीधा होता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, पहले ये ग्राफ इस तरीके से उठ के जा रहा था, अब ये ग्राफ थोड़ा सा स्मूथ हो गया है। तो क्या आपने यूज किया, आपने यूज किया कैपेसिटर फिल्टर। कैपेसिटर फिल्टर क्या कर रहा है कि इस ग्राफ को, ये जो यूनिडायरेक्शनल ग्राफ आपको मिला था, या फिर हम बोलेंगे कि एक ऐसा आपको वोल्टेज मिला था या करंट मिला था, यहाँ पे वोल्टेज हमने लिखा हुआ है, ऐसा वोल्टेज मिला था जो क्या है, जो फ्लक्चुएटिंग है, हाईली फ्लक्चुएटिंग है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि थोड़ा सा कम फ्लक्चुएट कर रहा है। तो धीरे धीरे हम क्या हो रहा है, आइडियल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये कैपेसिटर फिल्टर वाली बात आपको समझ में आ गई। अगर आपको समझने में दिक्कत हुई है तो इस यहां से दोबारा देख लो, ठीक है। कैपेसिटर फिल्टर वाली जो बात मैंने आपको समझाया है इसको दोबारा देख लीजिए और कोशिश कीजिए कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया है वो लिख भी लें। अब हम लोग बात करने वाले हैं इंडक्टर फिल्टर के बारे में। तो देखो इंडक्टर फिल्टर का हमने डायग्राम और वेव फॉर्म बुक से आपको यहाँ पे दिखाया है। तो जैसा आपको दिख रहा है कि इंडक्टर फिल्टर में हमने यहाँ पे रेक्टिफायर लिया हुआ है, रेक्टिफायर में जा रहा है एसी इनपुट और एसी इनपुट से हमको कन्वर्ट करके डीसी मिलने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये डीसी प्योर डीसी नहीं होता है, जिसको हम आइडियल डीसी बोलते हैं, वो नहीं मिलता है हम लोग को, बस यहाँ पे यूनी डायरेक्शनल मिलता है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे फिल्टर यूज किया है। किस टाइप का फिल्टर है ये है इंडक्टर फिल्टर। लास्ट टाइम हमने कैपेसिटर फिल्टर देखा था। अब देखो इंडक्टर फिल्टर में क्या होता है, इंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड रहेगा और इंडक्टर का जो इंपीडेंस होता है या रिएक्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सएल इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफएल। एसी में, फिजिक्स में एसी चैप्टर के अंदर ये चीज आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, फ्रीक्वेंसी को रिस्पॉन्ड करता है एक्सएल। कहने का मतलब है फ्रीक्वेंसी बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो चूंकि एसी की फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस भी हाई होगा। तो एक्सएल इज इक्वल टू हमारे पास आता है 2 पाई एफएल। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपको अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलेगा और अच्छा खासा रेजिस्टेंस किसको मिलेगा, एसी को मिलेगा। तो एसी यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, मतलब एक सिग्नल का एसी कंपोनेंट ब्लॉक हो जाएगा और डीसी जो है वो हम लोग को आउटपुट के रूप में मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं है कि सारा का सारा ब्लॉक हो जाएगा, कुछ पार्ट एसी के अभी भी रहेंगे। ओके, तो कुछ पार्ट अभी भी रहेंगे। तो लेकिन इस तरीके से आपने फिल्टर करके क्या किया, एसी का बहुत सारा कंपोनेंट को आपने हटा दिया। वेव फॉर्म में देखते हैं इसका असर क्या होता है। देखो पहले जो रेक्टिफायर का जो आउटपुट था वो कैसा था, वो इस तरीके से ग्राफ था। अब हमने देखा कि जब फिल्टर आउटपुट है तो वो कैसा बन रहा है, ये सॉलिड लाइन आपको दिख रहा है। तो ये बहुत हद तक स्मूथ होते जा रहा है और स्मूथ होना ही क्या किसकी निशानी है, ये है आइडियल डीसी की निशानी। ओके, तो यहाँ पे हमने कुछ नोट्स के लिए आपको कुछ लाइनें यहाँ पे लिख रखा है कि हमारे पास है इंडक्टिव रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जो हमने आपको फॉर्मूला में बताया। सेकेंड पॉइंट है कि इट अपोजेज एनी चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू इट। If the current increases above its average value, the choke store energy in its magnetic field, and if the current decreases below its value, it release energy. क्या चक्कर है ये समझो। देखो क्या बोलता है कि अगर सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट से ये वैल्यू बढ़ रही है तो क्या करेगा, ये रोक देगा उसको। मतलब क्या हो गया, मतलब आपके पास चोक जो है वो स्टोर करने लग जाएगा एनर्जी को, और अगर ये सर्टेन वैल्यू से बिलो है तो ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। रिलीज करने का मतलब है कि फिर भी ये करंट दे रहा होगा। कहने का मतलब है कि ये इसकी जो कंसिस्टेंसी है फ्लक्चुएशन के बावजूद भी ये मेंटेन रहेगी। ओके, थोड़ा सा नॉइज आ रहा है लेकिन बर्दाश्त कर लो। ओके, नेक्स्ट है कि द रिपल फैक्टर डिक्रीजेज व्हेन आर इज डिक्रीजेज एंड एल इज इंक्रीजेज। ये जो रिपल फैक्टर की कहानी है, रिपल आपको याद है ना क्या था, रिपल था कि
कि डीसी सिग्नल के अंदर एसी का कंपोनेंट मौजूद होना, इसको हम बोलते थे रिपल। तो रिपल फैक्टर यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा व्हेन लोड इज डिक्रीज, मतलब आर इज डिक्रीज एंड एल इज इंक्रीज। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एलसी फिल्टर की। अब एलसी फिल्टर में देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है कि हमारे पास अगेन एक रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर में हमने इनपुट एसी इनपुट दिया हुआ है और हमारे पास यहाँ पे एल और सी दोनों लगे हुए हैं। आपने देखा था कि सी जो होता है, कैपेसिटर जो होता है, वो पैरेलल में लगाया जाता है और एल को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। तो हमने यहाँ पे दोनों लगा रखा है और हमने यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस आरएल से डिनोट किया हुआ है और इसका कोरस्पॉन्डिंग वेव फॉर्म हमने यहाँ पे आपको दिखाया। तो ये हो गया। अब अगर मैं बात करूं कि इसके कुछ पॉइंट्स की, तो देखो यहाँ पे क्या है कि द चोक L इज कनेक्टेड इन सीरीज, जो कि मैंने आपको बताया, विद द हेल्प ऑफ आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर एंड कैपेसिटर C इज कनेक्टेड अक्रॉस द लोड। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिस कॉम्बिनेशन ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू AC। ध्यान रखिएगा, हाई रेजिस्टेंस AC को मिल रहा है और हाई रेजिस्टेंस जब भी AC को मिलेगा तो AC तो करंट कहां से बाईपास होना चाहेगा, जहां से उसको लो रेजिस्टेंस मिलता है। खैर हम ये लाइन को कंप्लीट करते हैं कि दिस कॉम्बिनेशन ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू AC एंड लो रेजिस्टेंस टू DC कंपोनेंट। अब DC को लो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा तो DC वहां से पास हो जाएगा और AC क्या हो जाएगा, बहुत हद तक ब्लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि therefore the amplitude of AC component are reduced by choke and these AC component are bypassed by capacitor. The output voltage across R has a small ripple than that when L and C alone is used. देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया कि R और L को अगर मैंने कंबाइन करके यूज किया तो इसका जो रिपल फैक्टर होगा वो स्मॉलर होगा, किससे, अगर आप अकेले L और C को यूज करोगे। क्लियर हो रहा है कि बहुत लंबी लाइन बोल के गया मैं। एनीवे दोबारा इसको आप सुन सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है कि हियर रिपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड रेजिस्टेंस। बहुत बड़ी बात है ये कि लोड पे रिपल फैक्टर डिपेंड नहीं करता, मतलब चाहे आपको जरूरत ज्यादा लोड की हो चाहे आपको जरूरत कम लोड की हो, ये सर्किट आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। ठीक है, तो रिपल फैक्टर इज इंडिपेंडेंट टू द लोड रेजिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट हमारा था। अगले में आते हैं कि भाई इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। हालांकि हमने एडवांटेजेस यहाँ पे एक दो तो डिस्कस कर लिया है, बट यहाँ पे हम लोग लिस्ट करना चाहते हैं कि क्या क्या इसके एडवांटेजेस हो सकते हैं। किसके एडवांटेज की बात चल रही है, एलसी सर्किट की। एलसी फिल्टर बोल देना, सर्किट छोड़। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने यहाँ पे लिख रखा है कि इन दिस टाइप द करंट फ्लोज कंटिन्यूअसली विद इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। क्या बोलता है कि यहाँ पे करंट का जो फ्लो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। क्या मतलब है इसका, कंटिन्यूअस विच इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अगर यहाँ पे करंट का फ्लो कंटिन्यूअस होगा, मतलब जीरो कभी नहीं होगा, तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी यहाँ पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब जीरो करंट होगा तो वोल्टेज बहुत ज्यादा होगा और बहुत ज्यादा वोल्टेज होने की वजह से हीट बहुत ज्यादा होगा और अगर हीट ज्यादा होगा तो ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी खराब होगी। तो इसको ठीक करने के लिए अगर आप करंट को कभी जीरो ना होने दें या कांस्टेंट जैसा कुछ रख पाए तो इसकी ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि इट गिव्स बेटर वोल्टेज रेगुलेशन देन कैपेसिटर इनपुट फिल्टर। अब ये बात तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे जो वोल्टेज का जो रेगुलेशन है, वोल्टेज रेगुलेशन मतलब है कि कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई देने का जो वे है वो कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों से इंडिविजुअली बेहतर है। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास है कि द रिपल फैक्टर इज इंडिपेंडेंट टू द लोड रेजिस्टेंस। ये बात भी हमने डिस्कस किया हुआ था कि रिपल को या रिपल फैक्टर को लोड से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला पॉइंट हमारे पास है कि द इंडक्टर मे बी रिप्लेस बाय रजिस्टर फॉर लाइट लोड्स। क्या बोला हुआ है कि देखो अगर लाइट, यहाँ पे रजिस्टर का स्पेलिंग जो है ना वो करेक्ट कर लीजिएगा, मिसप्रिंट है। तो हमने यहाँ पे क्या रखा है कि इंडक्टर को आप रिप्लेस कर सकते हो रजिस्टर से। किसके लिए, तो अगर लोड बहुत हल्का है, लाइट लोड है तो। अब बात करते हैं कि इतने सारे एडवांटेजेस के बाद एक डिसएडवांटेज को भी हम लोग लिस्ट करते हैं। पहला डिसएडवांटेज है कि लार्जर साइज इंडक्टर हम लोग को यहाँ पे यूज करना पड़ता है, जो कि हमारे लिए डिसएडवांटेज है। सेकेंड पॉइंट है कि मोर कॉस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि एल और सी दोनों को आप यूज कर रहे हो, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। थर्ड डिसएडवांटेज हमारे पास ये है कि एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा इंडक्टर के थ्रू। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इंडक्टर आप काफी बड़ा ले रहे हो तो यहाँ पे एक्सटर्नल जो फील्ड होगा वो भी रिमार्केबल होगा और एक्सटर्नल फील्ड होने की वजह से देयर विल बी पावर लॉस, जो कि यहाँ पे डिजायरेबल नहीं है, तो ये इसके डिसएडवांटेज में आएंगे। अगली बात हम लोग करते हैं आरसी फिल्टर की।
अगर आपने यहां तक लिखा नहीं है तो आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं एक एक करके वापस स्लाइड के पीछे चल रहा हूं। ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलो 1 2 3 एडवांटेजेस का भी आप ले लो, अगर आपने नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लो यहां पे। एडवांटेज क्लियर, यहां पे एलसी फिल्टर था, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है आरसी फिल्टर। अब देखो आरसी फिल्टर हमारा आखिरी फिल्टर है। यहाँ पे भी हमने क्या रखा है, एक फुल वेव रेक्टिफायर लिया है जिसको हमने इनपुट दिया है एसी का, और इस तरफ हमारे पास क्या लगे हुए हैं, फिल्टर्स लगे हुए हैं। हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिख रखा है कि द डिसएडवांटेज ऑफ एलसी फिल्टर कैन बी ओवरकम बाय रिप्लेसिंग द सीरीज इंडक्टर विद सीरीज रजिस्टर। हमने ये चीज चर्चा किया था कि देखो इंडक्टर का होना, लॉन्ग इंडक्टर का होना हमारी कॉस्टिंग को इनहेंस कर रहा है। तो कॉस्टिंग को कम करने के लिए हम क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे इंडक्टर को हटा के रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज कर लेंगे। ध्यान रखिएगा रेजिस्टेंस आप तभी यूज करोगे जब आपको लो लोड, स्मॉल लोड के लिए हो। ओके, फर्स्ट पॉइंट ओवर। सेकेंड पॉइंट है कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कैपेसिटर इनपुट आरसी फिल्टर, सेकेंड नेम है इसका। नाउ थर्ड पॉइंट है हमारे पास कि टिपिकली आर इज एटलीस्ट 10 टाइम ग्रेटर देन आर एल। क्या बोलता है कि यहाँ पे जो लोड रेजिस्टेंस से कम 10 गुना ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे जो रजिस्टर आप यूज करोगे आरसी में, आर जो यूज करेंगे ना, वो लोड से 10 गुना क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ओके, और है कि दिस टाइप इज सुटेबल ओनली फॉर लाइट लोड, हमने ये चीज चर्चा किया है, दैट इज स्मॉल लोड करंट, और लार्ज लोड रेजिस्टेंस के लिए ये चीज केवल लागू होता है, उसी के लिए ये फिल्टर सर्किट इफेक्टिव रहेगा। तो आरसी फिल्टर आपने पढ़ लिया। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं कि डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। डिसएडवांटेज में सबसे पहला है कि पुअर वोल्टेज रेगुलेटर होगा, मतलब यहाँ पे वोल्टेज में काफी फ्लक्चुएशंस दिखेंगे आपको। सेकेंड पॉइंट है कि लॉस ऑफ डीसी वोल्टेज अक्रॉस इच आर। देखो रेजिस्टेंस में क्या होता, मतलब आर जो है वहां से क्या होगा, पावर का लॉस होगा जो कि डिजायरेबल नहीं है, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। थर्ड यहाँ पे डिसएडवांटेज है कि रिक्वायर्ड एडिक्वेट वेंटिलेशन टू कंडक्ट अवे द हीट प्रोड्यूस इन द रजिस्टर। अब हमने यहाँ पे बात किया कि चूंकि यहाँ पे पावर का लॉस हो रहा है, लॉस किस फॉर्म में होगा, तो हीट के फॉर्म में होगा। तो अगर आपको हीट को बार बार क्या करना पड़ेगा, वेंटिलेट करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम भी लगा होना चाहिए, मतलब फैन लगे होने चाहिए। सो आज का लेक्चर यहीं तक है। थैंक यू वेरी मच।